नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विश्लेष सर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज है 3 मई और 3 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस सेशन को लाइक करें और आज हमने टारगेट रखा है 1000 लाइक का। तो आज इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन है कि ई श्रम साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में अपना पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ द्वारा ई श्रम साथी ऐप को लॉन्च किया है। बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अप्रैल 2026 में श्रमिकों के लिए ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऐप का उद्देश्य श्रमिकों को घर बैठे रोजगार, सरकारी योजनाओं और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, जिससे छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये ई श्रम साथी ऐप की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश को अभी 33वां देश बना है जो परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करेगा। तो परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना है और बांग्लादेश ने अप्रैल 2026 में अपने पहले रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम ईंधन लोड करने के साथ ही परमाणु ऊर्जा के युग में प्रवेश किया है। और यह परियोजना रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के सहयोग से पावना जिले के रूपपुर में विकसित की जा रही है। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा जो है आपके किससे सहयोग से बन रही है भैया? तो रूस के सहयोग से बन रही है। क्षमता, इस प्लांट में कुल 2.4 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, जो कि कुल बिजली की जरूरत का लगभग 10 से 12% पूरा करने वाला। अगर ये आज बेहतरीन तरीके से सफल होता है तो बांग्लादेश के लिए एक उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ था। सौरभ कोठारी ने इसका ये जीता है। डिटेलिंग देखें तो भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। और यह प्रतियोगिता आयरलैंड के कार्लो में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये आयोजन पूछ लेता है कभी कभी कि कहाँ पर हुई थी, तो आयोजन कहाँ हुआ था आपका? कार्लो, आयरलैंड में। अगला प्रश्न है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ठीक है, तो अभी हाल ही में त्रिपुरा जो है यहाँ पर इसको क्या मिला है? पहला स्थान मिला है इस राज्य को। डिटेल के देखें तो त्रिपुरा ने पंचायत विकास सूचकांक मतलब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2026 में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह रिपोर्ट केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल 2026 को जारी की गई है। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था असम का एक जिला जिसका नाम है सिपाही जिला। ये सिपाही जिला क्यों? तो ये भारत की नंबर 1 जिला पंचायत, कौन सी पंचायत? डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यह स्थापित किया गया है। डिटेलिंग देखें तो भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थापित किया गया है। एपेडा द्वारा टांडा बिजासी में 7 एकड़ में स्थापित होने वाला यह केंद्र बासमती की खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शन फार्म और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, BWF परिषद का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में PV सिंधु, ठीक है, PV सिंधु को। तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु को 25 दिसंबर 2025 को बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया और वह 2026 से लेकर 2029 के कार्यकाल के लिए इस पद पर कार्य करेंगे। मतलब कहना चाहिए नियुक्ति पहली हो चुकी है, कार्यकाल अब उनका प्रारंभ हुआ है।
एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में वह BWF परिषद की सदस्य भी होगी। इन्होंने इस पद पर इंडोनेशिया की ग्रेसिया पोली का स्थान लिया है और अप्रैल 2026 में उन्होंने हर्षेस में BWF की वार्षिक आम बैठक में भाग लिया और एक पूर्ण मतदान सदस्य के रूप में परिषद में शामिल होकर अपना कार्यकाल भी शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर में ताजा अशांति के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किन विद्रोही समूहों के साथ संचालन निलंबन समझौते पर बातचीत फिर से शुरू की है। ठीक है, तो मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे थे जो नागा और कुकी समुदाय है, नागा और कुकी समुदाय, इनके बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी। तो अभी हाल ही में कुकी जो विद्रोह समूह जो है इसके साथ बातचीत पर समझौते शुरू हुए हैं। डिटेलिंग देखें तो मणिपुर में बढ़ती अशांति के बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार ने कुकी जो विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता दोबारा से शुरू की है। ये समूह पहले से ही सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए हैं। यह बातचीत लगभग 2 महीनों बाद फिर से शुरू हुई और इसकी खास बात यह रही है कि इसमें मणिपुर सरकार के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के और बाद में राजनीतिक बदलाव के बाद यह पहली महत्वपूर्ण बैठक मानी। एन बीरेन सिंह यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो ने अभी इस्तीफा दे दिया। SOO समझौता क्या है, इसके बारे में देखिए तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यह एक युद्ध विराम समझौता है जिसके तहत उग्रवादी संगठन हिंसा रोकने और शांति प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत होती है। बदले में सरकार उनके साथ बातचीत जारी रखती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला राज्य स्तरीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य द्वारा। तो मुख्य तथ्य देखिए तो कर्नाटक सरकार ने 1 मई 2026 को बेंगलुरु में भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। इस केंद्र का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन और अंतरिक्ष उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। यह केंद्र सरकार कर्नाटक स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025-30 के तहत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में गूगल क्लाउड AI हब की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक शहर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड AI हब की स्थापना की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की स्थापना की जा रही है और 28 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, निवेश की बात करें तो लगभग $15 अरब एक बड़ा निवेश है, जिसे एशिया के सबसे बड़े गूगल डेटा केंद्रों में से एक माना जा रहा है। साझेदारी की बात करें तो यह परियोजना अदानी गूगल एयरटेल डेटा सेंटर साझेदारी के तहत विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है, तो आंसर आएगा तारागिरी। तारागिरी तो INS तारागिरी यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित चौथा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। शामिल होने की तिथि बात करें तो 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया। इसकी विशेषता क्या है, यह एक उन्नत स्वदेशी युद्धपोत है और मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसमें 75 से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और नीलगिरी वर्ग का हिस्सा ही है और इसे रडार की पकड़ से बचने के लिए डिजाइन किया गया है तारागिरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2026 में प्रतिष्ठित व्हीटली अवार्ड किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये प्रतिष्ठित अवार्ड होता है और अभी हाल ही में परवीन शेख को यह दिया गया है। भारतीय वैज्ञानिक है परवीन शेख को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित व्हीटली अवार्ड प्रदान किया गया है और यह सम्मान उन्हें इंडेंजर्ड पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार व्हीटली फंड ऑफ नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। सम्मान समारोह रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में आयोजित हुआ, जहां प्रिंसेस एना ने उन्हें सम्मानित किया।
और यह उपलब्धि भारत में जमीनी स्तर पर वन्य जीव संरक्षण के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी द्वारा शुरू की गई परवा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय सेवा प्रदाताओं के पिछले जोखिम और रिटर्न दावों का सत्यापन करना। तो वित्तीय सेवा प्रदाताओं के पिछले जोखिम और रिटर्न के दावों का सत्यापन करना इसका उद्देश्य है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इन्होंने PARRBA प्रणाली को शुरू किया है, जो 4 मई 2026 से पूरी तरह लागू होगी। PARRBA का पूरा नाम क्या है? तो पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा पुराने प्रदर्शन के दावों को सत्यापित करना, ताकि निवेशकों को सही और भरोसेमंद जानकारी मिल सके। और यह प्रणाली निवेशकों को बेहतर और सोच समझकर निवेश निर्णय लेने में मदद करेगी तथा वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेहिता को बढ़ावा देगी। और आज के साथ में हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।